प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, हम बात कर रहे थे प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर की। आप देख सकते हैं प्री बोर्ड तो 2020-2021 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, और ये क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का। बच्चों, हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक सोल्व कर लिए थे। आज बात करें क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 32 तक, जिसमें 4, 5 और 6 अंक के क्वेश्चन होंगे। मैप और कार्टून भी हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है 2014 के आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति को देखा जा सकता है? इसका भारतीय नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ा है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2014 के आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति को देखा गया है। ये मेन पॉइंट है क्वेश्चन का। तो बात करते हैं इसकी। 2014 के आम चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में विकास और सुशासन के अतिरिक्त एक दल को स्पष्ट बहुमत की प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। आप सिर्फ इस 2 लाइन को समझ लें कि 2014 के आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में विकास और सुशासन के अतिरिक्त एक दल को स्पष्ट बहुमत की प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। इसके पहले भारतीय राजनीति जाति, धर्म एवं विभिन्न पंथों पर आधारित रहती थी। 2014 के चुनावों और इसके बाद के चुनावों में मतदाताओं ने विकास एवं सुशासन को ध्यान में रखकर विकास एवं सुशासन के आधार पर वोट किया है। 2014 में मोदी सरकार का लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास। सरकार ने नागरिकों और समाज के विकास के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ किया है, जैसे जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना इत्यादि। हालांकि सरकार की कुछ नीतियों जैसे कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे, आप इसको नीतियां कर लेना, नोटबंदी और जीएसटी के कारण नागरिकों को थोड़े समय के लिए परेशानी अवश्य हुई, परंतु सरकार का तर्क है कि भविष्य में इन नीतियों के कारण अच्छे दिन आएंगे, लाभ दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का अथवा। क्वेश्चन है 21वीं सदी के दूसरे दशक में केंद्र में गठबंधन सरकारों की प्रकृति में क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं? भारतीय राजनीति के संदर्भ में वर्णन करें। बच्चों, 21वीं शताब्दी का दूसरा दशक का मतलब है 2010 के बाद। केंद्र में गठबंधन की सरकारों में जो परिवर्तन आए हैं उनके बारे में बताना है। तो 2010 के बाद 2014 और 2019 में चुनाव हुए हैं। तो ये भी चुनाव के बाद जो सरकार बनी है गठबंधन की बनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन गठबंधन की सरकारों में क्या बदलाव देखने को मिला है, इसकी बात करते हैं। तो पहला बदलाव है 21वीं सदी के दूसरे दशक के गठबंधन की सरकारों में पहला बदलाव, एक दल को स्पष्ट बहुमत। 1984 के बाद 2014 में अर्थात 30 वर्षों के बाद केंद्र की सत्ता के लिए किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट जनादेश या स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है। 2014 के नरेंद्र मोदी की सरकार को 3 दशक बाद स्पष्ट बहुमत मिला है। इसके पहले 1984 में राजीव गांधी की सरकार को स्पष्ट बहुमत मिला हुआ था। और जब से भाजपा पार्टी का निर्माण हुआ है, पहली बार बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए क्लियर मेजॉरिटी, स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है। तो पहला बदलाव है ये। दूसरे बदलाव की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय दलों की भूमिका में कमी। क्षेत्रीय दलों की भूमिका में कमी आई है। 2014 में और 2019 में जब एक पार्टी को, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है, इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय दलों को, छोटे दलों को सीटें कम मिली हैं, क्योंकि पूरी सीटें 543 है और एक पार्टी को सीटें अधिक मिलेंगी तो क्षेत्रीय दलों को सीटें कम हो ही जाएंगी। तो मतलब यह है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका में कमी आई है। ये जो पॉइंट है क्षेत्रीय दलों की भूमिका में कमी। इसके पहले के गठबंधनों में क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे और सत्ता की चाबी उनके पास होती थी और सरकार के मुखिया से वे एक तरह से सौदेबाजी भी करते थे। उनकी बातों को नहीं मानने पर वे सरकार से अपनी बहुमत वापस ले लिया करते थे, सरकारें गिर जाया करती थी। तो इसलिए उनकी भूमिका वहाँ महत्वपूर्ण थी।
अब उनकी भूमिका कम है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, विकास और सुशासन के नाम पर वोट। 2014 एवं 2019 के आम चुनावों में मतदाताओं ने विकास संबंधी योजनाओं एवं सुशासन के लिए मतदान किया है, जबकि पूर्व के गठबंधनों में क्षेत्रीय दल जाति, धर्म एवं भाई भतीजावाद के नाम पर वोट लिया करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर सरकार एवं दीर्घकालीन योजनाएं। एक दल को पूर्ण बहुमत मिलने एवं छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को स्थिति कमज़ोर होने के कारण जो केंद्र में सरकार बनी है वह मजबूत सरकार बनती है, सशक्त बनती है और वह अपना कार्यकाल भी पूर्ण करती है। चूँकि एक दल को स्पष्ट बहुमत है तो मंत्रिमंडल में भी एक ही विचारधारा के लोग होते हैं, इसलिए उनकी योजनाएं सफल होती हैं और योजनाएं दीर्घकालीन होती हैं। इसी में आगे लिखेंगे 2014 एवं इसके बाद की सरकार, यानी कि 2019 की सरकार और 2014 की सरकार भी एक गठबंधन की सरकार है, लेकिन इस दल में इस गठबंधन में एक दल को स्पष्ट जनादेश मिला हुआ है, बीजेपी को बहुमत मिला हुआ है। इसके कारण छोटे दल यानी कि जो सहयोगी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वे खींचातान नहीं कर पाते, इसलिए यह गठबंधन एक सशक्त गठबंधन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यह क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार के कौन से 2 सकारात्मक तथा 2 नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। मतलब भारत की राजनीति में जो गठबंधन की सरकारें बनती हैं उनके 2 अच्छे प्रभाव और 2 बुरे प्रभाव पूछे गए हैं। तो हम बात करते हैं भारतीय राजनीति में गठबंधन की सरकार के 2 सकारात्मक यानी कि 2 अच्छे प्रभाव। पहला पॉइंट है नई आर्थिक नीति। 1990 के दशक के शुरुआत में भी गठबंधन की सरकार थी, यानी कि 1991 से लेकर 1996 तक केंद्र में कांग्रेस समर्थित एक गठबंधन की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उस समय भी गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार में विभिन्न दलों का रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं। इसके बावजूद भी देश में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया। मतलब यह है कि विभिन्न दलों के नेताओं ने, विभिन्न दलों के लोगों ने, विभिन्न विचारधारा के लोगों ने नई आर्थिक नीति का समर्थन किया। तो यह है गठबंधन की सरकार का एक अच्छा परिणाम, अच्छा प्रभाव। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं स्थिर सरकार अनेक बार। गठबंधन की सरकार का एक अच्छा प्रभाव है स्थिर सरकार अनेक बार। तो 1989 से गठबंधन का दौर शुरू है देश में और इस गठबंधन की सरकार ने अनेक बार देश में स्थिर सरकारों के संचालन में योगदान दिया है। जैसे 1991 से 1996 की सरकार गठबंधन की थी और स्थिर रही, सफल रही। 1999 से 2004 तक एनडीए सेकंड की सरकार स्थिर और सफल रही। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार भी गठबंधन की थी और सफल रही। वर्तमान में 2019 की सरकार भी एक गठबंधन की सरकार है और 2014 से 2019 की सरकार भी एक गठबंधन की सरकार थी जो स्थिर थी, जो बिल्कुल स्थिर थी और सफल थी। तो हम कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकारों का एक दूसरा सकारात्मक प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है कि ये स्थिर सरकार देते हैं और अनेक बार दिए। हालांकि हर बार गठबंधन की सरकारों ने स्थिर सरकार नहीं दिया है, इसलिए हमने लिखा है स्थिर सरकार अनेक बार। अगला बात करते हैं पॉइंट की। अगला पॉइंट है नकारात्मक प्रभाव। गठबंधन की सरकार के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सरकार की अस्थिरता। जब गठबंधन की सरकार बनती है तो सरकारें अस्थिर भी हो जाती हैं, जैसे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 1989 और संयुक्त मोर्चा की सरकार 1996 और एनडीए 1 की सरकार 1998 से 1999। ये अस्थिर सरकारें हैं जो अपने समय को, अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि इसमें अनेक दल होते हैं, अनेक विचारधारा के लोग होते हैं, उनमें आपसी खींचातान हो जाता है, उनके विचार नहीं मिल पाते, इसलिए अस्थिर सरकार हो जाती हैं। और दूसरा प्रभाव है इसका नकारात्मक, निर्णय लेने की क्षमता में कमी। गठबंधन की सरकार में अनेक विचारधारा होने के कारण एक निर्णय पर सहमत, एक मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाते।
तो निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ जाती है। जैसे 2008 में यूपीए 1 की सरकार के समय वामपंथी दलों ने सरकार से बहुमत ले लिया, उस समय जब भारत की सरकार यूपीए 1 की सरकार अमेरिका के साथ परमाणु समझौते कर रही थी। हालांकि सरकार पर इसका असर नहीं पड़ा, लेकिन सरकार कमज़ोर होती है, निर्णय लेने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होता है। तो ये था बच्चों गठबंधन की सरकार के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो मैप बेस पर है। यूरोपीय संघ के मैप पर एक क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है इसमें, यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। बच्चों यूरोपीय संघ के 2 देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में जाने जाते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ब्रिटेन की बात यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ब्रिटेन एग्जिट के द्वारा यानी कि ब्रेग्जिट हो गया है, अलग हो गया यूरोपीय संघ से, तो यहाँ फ्रांस होगा, इसका उत्तर फ्रांस हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, भूतपूर्व सोवियत खेमे का देश जो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यूरोपीय संघ का सदस्य बना है, तो ये है पोलैंड। और क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का प्रतिरोध करने वाला देश, तो ये स्वीडन और डेनमार्क हैं, लेकिन मैप के हिसाब से स्वीडन होगा, डेनमार्क पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, इराक पर अमेरिकी हमले का विरोध करने वाला देश। तो बच्चों इराक पर अमेरिकी हमले का विरोध करने वाला देश यूरोपीय संघ का ये है जर्मनी और फ्रांस। तो आपके मैप में जर्मनी पर लिखा हुआ है सी, तो जर्मनी दे देंगे यहाँ। फ्रांस का एक तो बात हो चुका है कि वह स्थायी मेंबर है। और अगला पॉइंट क्वेश्चन है, एक ऐसा देश जिसके प्रधानमंत्री ने उसे यूरोपीय बाज़ार से अलग रखा। तो ब्रिटेन, मार्गरेट थैचर, तो यहाँ हो जाएगा ब्रिटेन। अब आप मैप देख लें एक बार और बात कर लें। पहला जो क्वेश्चन था आप इसमें देख सकते हैं कि स्थायी सदस्य तो फ्रांस है और वहाँ बी लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है इसका पोलैंड के बारे में, जो सोवियत यूनियन का एक सदस्य था पोलैंड, तो आप यहाँ देख सकते हैं पोलैंड के साथ ई लिखा हुआ है। और यूरोपीय मुद्रा का विरोध करने वाला जो देश है स्वीडन और डेनमार्क, आप यहाँ देखें डी लिखा हुआ है, ये स्वीडन है। और अब बात करते हैं इराक पर अमेरिकी हमले का विरोध करने वाला देश, तो जर्मनी सी पर है। और यूरोप से अलग रहने वाला देश ए पर ब्रिटेन। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में ही कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई है किसके तहत, किस योजना के तहत? तो यह है मार्शल योजना। बच्चों मार्शल योजना अमेरिका की एक योजना थी। अमेरिका के विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल द्वारा उन्होंने और अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक सहायता की थी, ताकि वहाँ पूर्वी जो सोवियत संघ था वो हेल्प ना कर पाए और ये पश्चिम यूरोप के देश अमेरिका के साथ बने रहें। तो इसको बोलते हैं मार्शल योजना। तो मार्शल योजना आंसर हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अत्यधिक मदद की थी? तो अमेरिका। मैंने अभी कहा कि मार्शल योजना अमेरिका की एक योजना थी। अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल, उनके जो विदेश सचिव थे उनके नाम पर पड़ा, और अमेरिका ने पश्चिम यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता की थी ताकि उनका आर्थिक पुनर्निर्माण हो सके और वे सोवियत खेमे के प्रसार में न आएँ। अमेरिका ने इस योजना पर लगभग $12 बिलियन खर्च किए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है क्वेश्चन नंबर 3 है, चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई? तो 1978 में चीन के प्रधानमंत्री देंग सियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति को मंजूरी दी थी ताकि चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाए। उदारीकरण के द्वारा चीन व्यापार के माध्यम से, उदारीकरण के माध्यम से दुनिया के देशों से जुड़ गया, जिससे उसका आर्थिक विकास हुआ। और अगला क्वेश्चन है इसमें, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF, आसियान रीजनल फोरम की बात हो रही है। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना का उद्देश्य लिखिए। तो सुरक्षा और आपसी तालमेल।
1994 से आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होती है जिसमें आपसी सुरक्षा और अपने संबंधों के बारे में बात करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, यानी कि आपसी तालमेल वहाँ बैठाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम लिखिए जिसने maastricht संधि का विरोध किया था। तो बच्चों ये डेनमार्क और स्वीडन है, यही दोनों देश यूरो को स्वीकार नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 29 है, यह क्वेश्चन कार्टून बेस पर है। आप इस कार्टून को ध्यान से देखें। यहाँ एक राजा बैठा हुआ है और संदूक के नीचे यह संदूक उसने एक गरीब जनता को बना लिया है, गरीब जनता की पीठ पर बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि वो जनता का शोषण कर रहा है और यह गरीब जनता काफ़ी कुपोषित दिखाई दे रही है। और इस पर लिखा हुआ है विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार। और जो व्यक्ति खड़े हैं ये सरदार पटेल हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, यह कार्टून क्या दर्शा रहा है? तो यह कार्टून रजवाड़े द्वारा जनता का दमन को दर्शा रहा है। रजवाड़े के शासक ने जनता का, प्रजा का शोषण कैसे करते हैं उसको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्टून में दाएं साइड खड़े नेता कौन है और उसने किस मामले को सफलतापूर्वक सुलझाने में भूमिका निभाई? तो कार्टून में दाएं साइड खड़े नेता का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देशी राजवाड़ों को भारत में विलय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बैठे हुए व्यक्ति ने अपने पास संदूक में क्या रखा है? तो बैठा हुआ व्यक्ति रजवाड़े का शासक है, रियासतों का शासक है, एक राजा है और उसके संदूक पर लिखा हुआ है विदेशी मामले और संचार। ठीक है। और पटेल जी कह रहे हैं कि आप खड़े मत होइए, आप इन 3 चीज़ों को, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार को हमारे हवाले कर दीजिए। इसका मतलब यह होता कि वह रजवाड़ा भारत का एक अभिन्न अंग बन जाता और उसकी संप्रभुता की शक्ति समाप्त हो जाती। क्वेश्चन नंबर 29 में कुछ क्वेश्चन है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, तो उनकी बात भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंध्र आंदोलन के दौरान किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई? तो वे नेता पोटी श्रीरामुलु थे, गांधीवादी थे। उन्होंने 56 दिनों तक फास्टिंग किया था, अनशन किया था आंध्र प्रदेश के डिमांड के लिए और उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, कितने रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार किया? तो ये रियासतें 4 थीं, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर। इनका विलय भारत में देरी से हुआ। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो इसको निज़ाम कहा जाता था। निज़ाम दुनिया के अमीर लोगों में से एक था और इसका असली नाम मीर उस्मान अली था। और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो यानी सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे? तो बोधि चंद्र सिंह थे। मणिपुर एक ऐसा रियासत बना जहां आज़ादी के पहले 1946 में ही एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर चुनाव कराए गए थे। 1948 के जून महीने में यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर के आधार पर चुनाव कराए गए थे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम लिखिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं बच्चों 6 अंक वाले क्वेश्चन की, जो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन 6 अंक वालों में, और क्वेश्चन है, सोवियत अर्थव्यवस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली कोई 3 विशेषताओं को लिखिए। यहाँ 3 विशेषताओं की बात पूछी गई है। हम यहाँ 3 से ज़्यादा विशेषताओं की बात करेंगे। पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था की प्रकृति। तो सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था और अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था। उद्देश्य की बात कर लें तो सोवियत संघ का उद्देश्य जन कल्याण और अमेरिकी उद्देश्य लाभ अर्जित करना। थर्ड पॉइंट, बाजार व्यवस्था की बात करें तो सोवियत संघ की बाजार व्यवस्था बंद और अमेरिकी बाजार व्यवस्था मुक्त है। और उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण की बात करते हैं तो सोवियत संघ में उत्पादन और वितरण पर सरकारी नियंत्रण है, जबकि अमेरिका में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। योजनाओं की बात कर लेते हैं तो सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना, इसी से भारत को भी सीख मिला पंचवर्षीय योजना के लिए, और अमेरिका में पंचवर्षीय योजना का अभाव।
और पॉइंट नंबर 6 है अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप के बारे में। तो सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण हस्तक्षेप है, और अमेरिका में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप है, क्योंकि वहाँ उदारवादी व्यवस्था है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में 8वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। आप क्वेश्चन के पॉइंट पे यहाँ देख सकते हैं, सोवियत संघ के विघटन ने समकालीन विश्व राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो यह क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सोवियत संघ के विघटन ने क्या प्रभाव छोड़ा या उसका कंसिक्वेंसेज क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो बात करते हैं इसकी। सोवियत संघ के विघटन ने समकालीन विश्व राजनीति में कुछ ऐसे प्रभाव छोड़े। तो पहला प्रभाव है शीत युद्ध की समाप्ति, द एंड ऑफ कोल्ड वार। बच्चों, शीत युद्ध दो महाशक्तियों में हो रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के बिखर जाने से शीत युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट है हथियारों की होड़ समाप्त, स्टॉप द रेसेस ऑफ वेपन्स। यानी जब शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों हथियारों की होड़ कर रहे थे, हथियारों के द्वारा एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हथियार जमा कर रहे थे और उनका निर्माण भी कर रहे थे। जब शीत युद्ध समाप्त होता है, सोवियत संघ बिखर जाता है, तो हथियारों का होड़ भी समाप्त हो जाता है। थर्ड पॉइंट है समाजवादी व्यवस्था पर पूंजीवाद का प्रभाव। सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था वाला देश था, उसके बिखर जाने के बाद समाजवादी व्यवस्था भी बिखर गई। एक तरह से कहें कि पूंजीवाद का जीत हो गया और पूरे विश्व में पूंजीवाद का प्रभाव है। यहाँ तक कि जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना रूस, उस पर भी पूंजीवाद का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। अगला पॉइंट है एक ध्रुवीय विश्व, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड। सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया में एक ही महाशक्ति अमेरिका बच गया। तो अमेरिकी महाशक्ति के नेतृत्व में दुनिया है, यूनिपोलर वर्ल्ड है। और अगला पॉइंट है नए देशों का उदय। सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये 15 गणराज्य 15 देश के रूप में बदल गए। हालांकि कई गणराज्य भी आपस में उनका बंटवारा हो गया और नए नए देश बन गए, जैसे यूगोस्लाविया। अन्य भी गणराज्यों में बंटवारा हो गया। और अगला पॉइंट है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बन गया। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य संस्थाओं में जहाँ भी सोवियत संघ का नाम था वहाँ रूस आ गया। तो ये था इसका कंसिक्वेंसेस। और क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। बच्चों, आज़ादी के बाद भारत के सामने जो समस्याएं आई थी उसकी बात कही जा रही है। तो सबसे पहली समस्या थी, सबसे पहली चुनौती थी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, या राष्ट्र निर्माण की चुनौती, या राष्ट्रीय एकता की चुनौती। तो बात करते हैं इसकी। आज़ादी के समय देश विभिन्न राज्यों और छोटे छोटे राजवाड़ों में, देसी रियासतों में बटा हुआ था। देश को एकजुट करके एक से एक राष्ट्र के रूप में व्यवस्थित करने की चुनौती एक बड़ी समस्या थी। सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाया था और उन्होंने भली भांति देश को एकता के सूत्र में बांधा। पॉइंट नंबर 2 है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। स्वतंत्रता के बाद देश के तत्कालीन नेताओं ने देश में लोकतंत्र स्थापित करने की बात कही, जो एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि उस समय तक लोकतंत्र सिर्फ पश्चिमी देशों में, अमेरिकी देशों में और यूरोपियन देशों में सफल था, क्योंकि वहाँ धन की कमी नहीं थी और वहाँ सभी नागरिक लगभग शिक्षित थे। जबकि भारत अभी आज़ाद हुआ था और यहाँ धन की कमी थी और शिक्षा की कमी थी, निरक्षर जनता थी और देश गरीब था। 17 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ 15% साक्षर थे। हालांकि इस समस्या का समाधान भी कर लिया गया। सुकुमार सेन के नेतृत्व में 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और देश में चुनाव हुआ। चुनाव सफल हुआ और देश में लोकतंत्र स्थापित भी हो गया। तीसरी चुनौती थी बच्चों आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की चुनौती थी। देश का आर्थिक विकास कैसे हो, देश के योजनाकारों ने, देश के नेताओं ने इस पर विचार किया और शास्त्रियों ने विचार किया और इसके लिए देश में योजना आयोग की स्थापना की गई, राष्ट्रीय विकास परिषद बना और पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन में 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसकी बात भी कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है
क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। किन्हीं 3 उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन का औचित्य सिद्ध करें। क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के आधार पर नए राज्यों को बनाना और क्षेत्रीय मांगों को मान लेना क्या एक लोकतांत्रिक कदम था? अगर था तो 3 तर्क प्रस्तुत करें। बात करते हैं इसकी। आज़ाद भारत में क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन वास्तव में एक लोकतांत्रिक कदम था। मैं सहमत हूँ, आप भी सहमत होंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न भाषा, संस्कृति, विचारों एवं भौगोलिक स्थितियों का सम्मान और उनको उचित प्रतिनिधित्व देना ही लोकतंत्र की विशेषता है। इसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित 3 तर्क हैं। पहला तर्क है राज्यों के सीमांकन के लिए एक समान आधार। राज्यों के सीमांकन के लिए एक समान आधार, ये कुछ नहीं है बच्चों यहाँ। पहला पॉइंट है राज्यों के सीमांकन के एक समान आधार। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की SRA के अनुसार राज्यों का सीमांकन वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इससे बोली जाने वाली भाषा को विशेष पहचान मिली, साथ ही राज्यों के सीमांकन के लिए एक उचित और एक समान शर्त को मंजूरी मिल गई। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिली, क्योंकि समानता और सभी की संस्कृति एवं भाषा का सम्मान करना ही लोकतंत्र होने का सही पहचान है। मतलब यह है कि लोकतंत्र में सभी को सम्मान मिलना चाहिए और सभी के विचारों को सुनना चाहिए। और समानता का मतलब होता है लोकतंत्र की व्यवस्था वाला देश। तो इस तरह एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसका विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति। पॉइंट नंबर 2 है विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति। राज्यों का सीमांकन वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होने से उन विभिन्न भाषा भाषी एवं उनके विचारों, उनकी संस्कृति को विशिष्ट पहचान और स्वीकारता मिली, जो लोकतंत्र की एक विशेषता है। मतलब कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में विभिन्नताओं का सम्मान होता है। तो भाषा के नाम पर जो राज्य बनेंगे तो भिन्न भिन्न राज्य बनेंगे और उन्हीं विभिन्नताओं का नाम है विभिन्न विचारों, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भौगोलिक स्थिति को समाहित करना ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसमें ये कहा गया। इससे विभिन्नता में एकता को भी मजबूती मिलती है। जो हमारा सिद्धांत है देश का अनेकता में एकता, तो उसको भी मजबूती मिलती है, क्योंकि भाषा एवं क्षेत्रीयता के आधार पर राज्य प्रांत जितने भी बनेंगे वे रहेंगे तो एक ही भारत में, इसलिए अनेकता में एकता को मजबूती मिलती है। अगला पॉइंट है अलगाववाद की भावना में कमी। सरकारें जब किसी विशेष क्षेत्र में भाषा संस्कृति के लोगों की उचित मांगों को नहीं मानती है, तब उस क्षेत्र विशेष में अलगाववाद की भावना पनपने लगती है। भाषा के आधार पर नए राज्यों के पुनर्गठन से लोगों में अलगाववाद नहीं बल्कि अपनेपन की भावना का उदय होता है, जो देश की एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 6 अंक वाला क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के कोई 4 सबक लिखिए। राइट एनी 4 लेसन्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल जब लगा तो उसे हमें क्या सीखने को मिला, क्या सबक मिला। तो पहला पॉइंट है भारत से लोकतंत्र को विदा करना मुश्किल। आपातकाल के कारण लोगों में लोकतंत्र को लेकर जागरूकता बढ़ गई। इस दौरान लोगों ने लोकतंत्र के महत्व को महसूस किया, समझा, इसकी कमजोरियों और ताकत को लोगों के सामने आई। आपातकाल के बाद फिर से लोकतंत्र स्थापित हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि देश से लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ की जनता इसी व्यवस्था के साथ जीवन यापन करती रही है पिछले कई दशकों से। इसलिए वे हमेशा लोकतंत्र में ही विश्वास रखती है। जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने लोकतंत्र को बर्खास्त किया था, उस सरकार को जनता ने हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, उन्हें मत नहीं दिया, उनकी सरकारें चली गई। अगला पॉइंट है आपातकाल के प्रावधान में बदलाव। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल अब नहीं लगाया जा सकता।
संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि आंतरिक अशांति को हटाकर वहाँ सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान लगा दिया गया है। अब आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल नहीं लग सकता। पॉइंट नंबर 3 है, नागरिक अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुए हैं। नागरिक जो हैं अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुए हैं आपातकाल के बाद। आपातकाल के दौरान जब नागरिकों के मौलिक अधिकार उनसे छीन लिए गए थे, नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, तब नागरिकों ने अपने अधिकारों को, मौलिक अधिकारों के महत्व को अधिक समझा, उन्हें मिस किया। और आपातकाल खत्म होने के बाद नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने लगे। अगला पॉइंट है, आपातकाल के बाद अदालतों ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि आपातकाल के दौरान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की रक्षा में बड़ी भूमिका नहीं निभाई थी। और अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन भी वजूद में आने लगे। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का, लास्ट पॉइंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 में अथवा है। क्वेश्चन है, 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की पराजय के लिए उत्तरदायी 4 कारणों को लिखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1977 में जो चुनाव हुआ देश का, यानी कि इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ, छठा आम चुनाव जिसको कहते हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई। इसके कारण पूछे गए हैं, इसके कारण 4 कारण पूछे गए हैं जिसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला कारण है आपातकाल एवं ज्यादतियों को चुनावी मुद्दा बनाया जाना। विपक्षी दलों ने आपातकाल और इसमें की गई गड़बड़ियों को चुनावी मुद्दा बनाया, जिससे कांग्रेस पार्टी को वोट कम मिली। अगला पॉइंट है, मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति नाराज़गी। मतदाता कांग्रेस से नाराज़ थे। मतदाताओं को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल घोषित की थी, लोकतंत्र का गला घोट दिया था, उनके अधिकार छीन लिए गए थे, इसलिए मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट कम दिया। अगला पॉइंट है, विपक्षी पार्टियों का एकजुट होकर जनता पार्टी बनाना। सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गईं और जनता पार्टी का निर्माण की, और कांग्रेस अकेली पड़ गई, इसलिए कांग्रेस पार्टी की हार हुई। अगला पॉइंट है, विपक्षी पार्टियों को जेपी का नेतृत्व। विपक्षी पार्टियों को जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व प्रदान किया। यही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की थी और जिन्हें इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में विपक्षी नेताओं ने दिखाया था। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के बड़े नेताओं का जनता पार्टी में शामिल होना। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता थे जगजीवन राम, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और वे जनता पार्टी में शामिल हो गए। मतलब कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता जो आपातकाल लगाने के समर्थन में नहीं थे, उन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो बड़े नेताओं के चले जाने से यह पार्टी कमज़ोर हो गई। और अगला पॉइंट है, विरोधी दलों ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। विपक्षी पार्टियां यानी कि जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया, इसे नागरिकों के समक्ष मुद्दा बनाया कि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपके लोकतंत्र का गला घोट दिया था, आपके अधिकार छीन लिए थे। तो इस मुद्दे ने जनता के दिमागों पर काम किया और लोगों ने कांग्रेस से दूरी बनाई। तो ये था कांग्रेस पार्टी के हार के कारण। बच्चों, आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी सारी बातें। थैंक यू बच्चों।